इसी गांव के हैं, सबको मालूम है। और जिनको भी इनकी रचनाओं से अवगत होने का मौका मिला है वो जान गए हैं कि अहिरौली के ही हैं। लेकिन हमारे देश में इन्होंने खास तौर से हिंदी भाषी क्षेत्र में इन्होंने प्रसिद्धि हासिल की है। और आपने सुना भी कि ग्रामीण इतिहास को लेकर इनके समूह के क्रियाकलाप दक्षिण भारत में भी पहुंचे। मैं इन्हें धन्यवाद देता हूं इस पुस्तक के लिए जो हमारे सामने आज आई है। यह प्रेरित करेगी इस भूमि के बारे में और कुछ खोज करने की और कुछ लिखने की, और एक प्रेरणा स्रोत का काम करेगी। इनकी भी दृष्टि में यह संपूर्ण है, यह कोई इतिहास है ऐसा नहीं, पर पंचकोशी मात्र को लेकर इन्होंने यह रचना हम लोग के सामने दी। पढ़ने से ही मालूम होगा, तभी कुछ उस पर कहना संभव होगा। लेकिन एक जगह ऐसा पाया मैंने जहाँ यह लिखा है कि ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ विलुप्त हो गया। किसी ने लिखा है कि ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ विलुप्त हो गया। सब कुछ का मतलब आप समझेंगे जो सिर्फ कृषि परंपरा रही है, जो हमारा इस भूमि का इतिहास रहा है, जो इसकी समृद्धि रही है, सभी क्षेत्रों में अचानक क्या हुआ कि विलुप्त हो गया। मेरा इस पर केवल इतना ही कहना है। हम लोग गंगा के किनारे वाले हैं, तो मैं कभी कभी लड़ता हूँ तो कुछ कविता भी लिख लेता हूँ। एक बार गंगा जी को लेकर ही लिखना पड़ा। एक पंक्ति केवल उसका कहता हूँ। देख गंगा घाटियों को, देख इसकी हरितिमा को, मांग भरने को जहाँ आकाश से परियां उतरती। गांव भी गंगा के किनारे है और जो जितने आश्रम गिनाए गए हैं, सतयुग से लेके कलयुग के पंचकोशी के 5 गांव सब ऋषियों के स्थान थे। इसके अलावे भी और ऋषियों के स्थान इसके पीछे भी मिलेंगे, लेकिन विलुप्त नहीं हुआ। इसी गंगा की धारा को देखिए, गंगा ने हमारा बहुत कुछ लिया। इसमें कितने गांव डूब गए, आज उनका वहाँ नहीं है जहाँ वो थे, उनका स्थान बदल चुका है। गंगा के उस पार भी, गंगा के इस पार भी, यहाँ तक कि बलिया का एक गांव जो वहीं के किनारे भी है, हम लोग के पास नहीं। तो आप यह भी जानते हैं कि समुद्र ने द्वारिका को अपने में ले लिया और आज द्वारिका को हम लोग जान रहे हैं। गंगा हमारे यहाँ भी घर किला के नीचे में हमारे उस कुएं को, ऐतिहासिक कुएं को ले ही रही है। लेकिन ये गंगा जितना ही लेती है उससे अधिक ही हमें देती है। जिस स्थान को छोड़ा उसके पीछे उर्वर भूमि दे गई। गंगा जितनी देती है हमें उसे देती है। आज भी हमें गंगा दे रही है। सतयुग से लेके अभी तक, कलयुग तक ये बहुत कुछ विलुप्त हुआ है, लेकिन बहुत कुछ हासिल भी हुआ है। इस पुस्तक से हमें एक मार्ग मिलेगा, इससे आने वाली पीढ़ी हमारे इस शाहाबाद क्षेत्र की, इससे ये जुड़ा हुआ है। पहले एक ही थे और ये बक्सर हमारा पंचकोशी का मेला के अवसर पर ही नहीं और भी मेले यहाँ लगते हैं। उसमें जो जुड़े हुए क्षेत्र हैं उसमें कई ऋषियों के स्थान अभी भी हैं जहाँ पर लोग बगल में ही हमारा ब्रह्मपुर है। लेकिन यह बात कभी मत भूलिए कि मेले का आर्थिक और सामाजिक भी महत्व है, खास महत्व नहीं है। ये लोगों को यह रोजगार भी देते रहा है। यहाँ पर मेला में हम लोग
तो नहीं देख रहे हैं, जहाँ पशुओं के मेला लगते थे वो स्थान ही नहीं है। यहाँ का वो बगीचा का जो स्थान है वो अब वहाँ भवन खड़े हो रहे हैं, वहाँ भवन खड़े हो रहे हैं। तब एक जहाँ बसवारी है उसमें आया मेला, तो वो भी अब वहाँ भवन बन रहे हैं, भवन बन रहे हैं। और पांचों जो आप स्थान गिनाए हैं, थोड़े ही दिन में ऐसा समय आ रहा है ये सभी बक्सर नगर पालिका में आ जाएंगे और शहर के अंदर वो गिने जाएंगे। वो नदाव के रूप में, इस रूप में, उस रूप में नहीं, ये एक अर्बन पॉपुलेशन के रूप में गिने जाएंगे। तो ये परिवर्तन होता है। लेकिन जो हमारे ऐतिहासिक, पौराणिक, आध्यात्मिक स्थल हैं उन्हें याद किया जाना चाहिए और उनकी संरक्षा होनी चाहिए। हमें मालूम है कि हमारे डेलीगेशन यहाँ डीएम से भी मिलेंगे। जो हमारे ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल हैं उनकी संरक्षा होनी चाहिए। यह एक बड़ा सवाल है और उसे दूसरे अन्यथा रूप में नहीं लेना चाहिए। उससे हमारे क्षेत्र के युगों पुराने जीवन जुड़े हुए हैं, यादें जुड़ी हुई हैं और हमारे वो संस्कार में बैठी हुई है। हम बार बार धन्यवाद देते हैं चौबे जी को कि उन्होंने इसको प्रकाश में लाया और बहुत नई नई जानकारियाँ हम लोगों को मिलेगी। हम उनको इसके लिए धन्यवाद देते हैं और अपनी बात को समाप्त करते हैं। और हमें आशा है कि कई अन्य क्षेत्रों में भी जो काम कर रहे हैं लगातार, इसलिए वो हमारे एक इस भूमि के बहुत अच्छे सुपुत्र साबित होंगे। हमारे गांव की समस्या ये है कि हमारे गांव अपने सुपुत्रों से खाली हो रहा है, जो जा रहे हैं दिल्ली में बस रहे हैं और हम अकेला अपने क्षेत्र में इनको देख रहे हैं कि गाँवों से लगातार दिलचस्पी है, न केवल अपने गांव से, अपनी जन्मभूमि से, वरन गाँवों के इतिहास के विषय को उठाकर सभी लोगों को मन में कई वर्षों से वेदना थी कि आखिर पंचकोशी मेला आया राम गया राम की तरह इसी तरह लोग चौक चौराहों पर चर्चा करके गुजार देंगे या नई पीढ़ी को इसकी जानकारी भी हो पाएगी। हम लोग की पीढ़ी तो पंचकोशी मेला की समझ भी रखती है कि माँ बाबा दादा से किस्से कहानियों में इसको सुना करते थे। छोटे थे तो माँ के साथ बसों में सवार होकर पंचकोशी का मेला के आखिरी पड़ाव पर लिट्टी चोखा खाने आते थे इसी किला में। और इस कसमकस के बीच जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विद्वान साथी प्रोफेसर जिनन जी ने यह कोशिश की है। इसके लिए इतिहास ही नहीं याद रखेगा, क्योंकि लेखक भी एक इतिहास का हिस्सा होता है। घटनाक्रम तो इतिहास का हिस्सा होता ही है। ये हम लोग के लिए इतनी बड़ी घटनाक्रम है जिसकी बयान इतिहास में आने वाली पीढ़ियां करेंगी कि पंचकोशी को जीवंत रूप देकर एक पुस्तक का लेख दिया है। उदयन चौबे ने काम किया है। उदयन चौबे इस गांव के बेटे जरूर है, लेकिन इस देश के एक नायक के रूप में भी जाने जाएंगे कि ऐसे लेखकों में इनका नाम शुमार है। मुझे कहने में बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि मैं पिछले 2 साल से इस जिले के कलेक्टर को देख रहा हूँ, अमन समीर को। बहुत रिजर्व, काम से मतलब रहे, लेकिन इनका प्रोग्राम तय था और मुझे भी इनके साथ जाने का मौका मिला कल। और कल पहली बार देखा कि जिलाधिकारी ने किस तरह से इनका आतिथ्य सत्कार किया और कहा कि आपने जो ये पुस्तक हमें सौंपी है ये हमारे लिए, इस जिले के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कई जिलों के कलेक्टरों की चर्चा की और कहा कि लोग भी इनके विषय में जानने की इच्छुक वो आए कि नहीं बता। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि एक ऐसा बेटा हमारी इस धरती का है जिसकी लेखनी आज देश में इतिहास का एक हिस्सा तो बनेगा। जिले के चातुर्दिक विकास में ये किताब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। डीएम ने कल कहा कि हमारे पास कोई ऐसा आलेख नहीं था, कोई ऐसी दास्तानी नहीं थी जिसको मैं भेजकर सरकार को बता सकूं कि पंचकोशी का क्या महत्व है। तभी है कोई पैसा धनराशि विकास के लिए आएगा। आज आपने हमको देखकर बड़ी कृपा की। तो कल मैं इस पुस्तक को पढ़ा, इसकी भाषा, शिल्प, जानकारी
सच इतने बड़े विद्वान जब आदमी उम्मीद करता है थोड़ी जटिल भाषा का इस्तेमाल करें। जिनके भी हाथ में ये पुस्तक जाएगी जैसे लग रहा है कि ये हमारी ही बात कहते चले आ रहे। औधारबाजी कहते हैं, गांव की बुढ़िया कहती है कि हम भगवान से मिलने आए। तो नारद भगवान इन्होंने पूछा उस बुढ़िया से कि भगवान को देखा है? तो हमार इतना कर्म कहाँ बह बबुआ भाग कि हमरा से भगवान भेट रही है। कितनी बड़ी आस्था है। इन शब्दों को कल रात में पढ़ रहा था, सुबह भी पढ़ा। जिन चीजों को अब हम लोग हरे राम की बात करते हैं, हरे राम हरे कृष्णा का जो मंत्रोच्चारण होता है, रामचरितमानस का पाठ होता है, उन शब्दों पर भी इन्होंने चर्चा की है कि नारद मुनि ने कैसे कहें कि हे राम 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 जो बोलते थे, वो संस्कृति ये ऋषि मुनियों की जो तपस्थली है उसको जोड़कर इस मेले को इन्होंने एक आयाम दिया है। आखिर ज्ञान की परंपरा इतनी समृद्ध है, ऋषियों की परंपरा इतनी समृद्ध है, उस परंपरा को लिपिबद्ध करने में तब मैं जान पाया कि उसी परंपरा से इसलिए मेला को जोड़ के रखा गया है। दीपावली के बाद जब संतों का 4 जगह की इन्होंने चर्चा की है कि 5 गांव में संत लोग रहते थे, एक दूसरे से मिलने के क्रम में ये यात्राएं शुरू हुई। नारद आश्रम की बात की है, भार्गव आश्रम की बात की है। तो उन जगहों पर ऋषि परंपरा थी और मुझे यह कहने में बड़ा तकलीफ के साथ मैं कह रहा हूं कि आज यह पौराणिक और ऋषि परंपरा की धार्मिक भूमि पर अब संतों का घोर अभाव होते जा रहा है। अब वह परंपराएं सिर्फ मेला में दिखाई पड़ती है कि भाई भगवान चल गए तो आप बसा पीठाधीश्वर पहुंच गए हैं, हरे राम हरे कृष्णा हो रहा है। लेकिन भभुवर में वो ऋषि परंपरा का कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। वो मंदिर है जो इतिहास का हिस्सा हो जाए। यहाँ जितने बुद्धिजीवी बैठे सभी ब्रह्मश्री कार्यक्रम के सदस्य सबको मैं बारी बारी से नहीं एक बार धन्यवाद करता हूँ। देखिए इस पंचकोशी मेला के ऊपर हम लोग तो बहुत छोटे विद्वान हैं, गाँव में रहते हैं, इस पर व्याख्या करने लगे विद्वान लोग तो लगता है 2-4 साल लग जाएगा। अगर हम जैसे छोटे विद्वान अगर करें तो कम से कम 12 घंटे को जरूर कर सकते हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है, इस धरती पर 88,000 ऋषि तपस्या किए हैं और उन 88,000 ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ गौतम जी, जिनकी धरती पर हम लोग आज खड़े हैं। पुराणों में मिला है कि जब धरती पर अकाल पड़ा, देवताओं की बस की बात नहीं रही सृष्टि को बचाना। इंद्र के सभा में मीटिंग हुआ और अपने दिव्य दृष्टि देखे लोग, देवता लोग, तो कहे कि गौतम जी हैं जो सृष्टि की रक्षा कर सकते हैं। ये महान ऋषि 1000 वर्षों तक इस सृष्टि की रक्षा में लगाए और हम सभी अपने वीरेंद्रनाथ चौबे जी को धन्यवाद करते हैं। लेकिन इनका पूरा धन्यवाद अभी पूरा नहीं हुआ है। इस मिट्टी पर ये पैदा हुए हैं, अभी पूरा धन्यवाद पूरा नहीं हुआ। क्यों जानते हैं? अगर यहाँ के गार्जियन अपने लड़के को कह दे कि बहुत तेज पढ़ रहा है तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है और उसका मनोबल जो है ऊंचाई पर जब जाएगा ना तो सोचे कि हम बहुत पढ़ दिए। लेकिन नहीं, ये बात हम नहीं कहेंगे। देवेंद्रनाथ चौबे जी अभी और ऊपर जाए और बड़े धन्यवाद के पात्र बने। हमारी गंगा मैया से यही प्रार्थना है, भगवान शंकर, मंत्री मैया, अहिल्या मैया,
नया मंदिर दुर्गा जी का बना गंगेश्वरनाथ महादेव से हमारा हार्दिक अभिनंदन है कि देवेंद्र नाथ चौबे जी को पूरे विश्व स्तर पर इनका नाम प्रचलित है और ये हमारा आशीर्वाद देवताओं को सुनाई पड़े ताकि उनको आशीर्वाद प्राप्त हो। इस मेला का मकसद है जब भगवान राम तारका को मारे, पहले तो कहे कि मारो ये अत्याचारी है, मारो मारो, राम मारो नहीं तो खतरा कर देंगे। जब मार दे तो कहे कि रे तुम तो क्षत्रिय हो, नारी वध, ब्राह्मण वध, गौ वध, ये 3 महापाप है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। ब्राह्मण हत्या, गौ हत्या और नारी हत्या। तो कहे कि महाराज आप कहे मारने के लिए हमने मार दिया, तो कहते हैं कि पाप लग गया। कहे कि हाँ नारी वध का पाप तो लगा है। आपको इस मेले का पंचकोशी यात्रा करना होगा। 5 ऋषियों के वहाँ जैसे भाई चौबे जी ने बताया, वो घूम करके और इस पाप को कटाए। तो इस मेला का महत्व इतना है कि एक नारी हत्या का पाप से आप उद्धार हो सकते हैं। ये साधारण मेला नहीं है। अनेकों जन्मों के पुण्य इकट्ठा हुए हैं तो माँ गंगा के किनारे गौतम ऋषि की धरती पर 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम मुख्यावत नहीं। कोट जन्म तपस्या करने के बाद मनुष्य जोनि मिलता है। हम मनुष्य जोनि में तपोभूमि पर और उसमें सर्वश्रेष्ठ ऋषि के धरती पर गंगा मैया के किनारे जो जन्म मिला है, अनेकों जन्मों का पुण्य जो इकट्ठा हुआ है। बहुत हर्ष हो रहा है कि यह पुस्तक जो है अभी मैं भी बहुत जिज्ञासु हूँ और बहुत उत्सुक भी हूँ कि कब हाथ में लेकर इसे पढूं और इसके बारे में बहुत कुछ जान सकूं। जो बहुत कुछ सवाल खड़े हैं, उन सवालों के माध्यम से मैं अपने आने वाली पीढ़ियों को बहुत कुछ ज्ञान दे के जाऊँ, क्योंकि मैं एक शिक्षिका हूँ और एक शिक्षक का होता है कि हम विचारों की दुनिया में क्या दे के जाते हैं। तो मेरे गुरुवर ने जो किताब रखी है वो एक बहुत बड़ा अवदान है और मैं आगे आने वाली पीढ़ी को भी संस्कृति से, लोक से, इस शास्त्र से कैसे टकराहट हो रही है और इस नैनो टेक्नोलॉजी में आने वाले जो बच्चे हैं उनको कैसे अपनी परंपरा से जोड़ा जा सके, उसके मर्म को कैसे पहुंचाया जा सके, इन सब के बीच में एक सेतु बनाने का काम करूंगी। और बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं इतिहास को लेकर के, युद्धों को लेकर के बक्सर जाना जाता है। मुझे लगता है कि ये जो मेला है, ये जो उत्सव महापर्व जिसको कहते हैं कि ये जो संस्कृति मनाती है, जिसमें जीती है, रमती है, इसकी भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू में जो दर्शन पक रहा है, उन सबसे भी टकराने का अवसर मिलेगा। और बहुत छोटे मुंह बड़ी बात करी, मैं अपने गुरु के सामने बोल रही हूँ, तो मुझे उनका आशीर्वाद मिलता रहे और इस पुस्तक के माध्यम से इस पूरी संस्कृति को, बक्सर को और वैश्विक पटल पर इस पूरी दुनिया को, विचार की दुनिया में कुछ न कुछ जरूर मिलेगा और सबको टकराने का, सबको उससे जूझने का और उससे निचोड़ करके उसके मर्म को जीने का बहुत कुछ अवसर मिलेगा। और इन्हीं विधियों के साथ मैं सर को पुनः धन्यवाद देती हूँ और मैं NBT को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक को प्रकाशित करने का जो है अपने ऊपर दायित्व लिया और उस पुस्तक को हमारे सामने आ रही है, क्योंकि प्रकाशन संस्थाओं का भी बड़ा योगदान रहा है। मध्यकाल में लिखिया परंपरा हुआ करती थी जो पांडुलिपियों को लिखती थी, तो अब प्रकाशन संस्थान आ गए हैं, आप सभी के हाथ में एक एक प्रतियां होंगी और ये बहुत गौरवमय क्षण है, बहुत हर्ष का विषय है कि हम अपनी संस्कृति के माध्यम से यहाँ जीवंत रूप से इकट्ठा हुए हैं। और मैं बड़े दावे के साथ कह सकती हूँ कि अपडेली में हमने AC रूम में बहुत सारी संगोष्ठियाँ अटेंड की हैं, पर गंगा के तट पर इतने रम्यमयी क्षणों में ये जो अनुभूति हो रही है यह निसंदेह स्मरणीय है। और आप सभी को साधुवाद। भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। मंच पर विराजमान धर्मानुरागी सज्जन वृंदजन, मैं सबका एक साथ अभिनंदन करता हूँ। तक नाम लेने से किसी का नाम छूट भी सकता है। बंधुओं, यह इतिहास एक विकास की धरोहर है। बिना यही इतिहास जब हम शिक्षार्थ के लिए जब हम
पढ़ते हैं सुनते हैं तो पुराण बन जाता है। इतिहास घटना प्रधान होता है और पुराण शिक्षा प्रधान होता है। एक ही घटना जब शिक्षार्थ के लिए हम पढ़ते हैं सुनते हैं तो पुराण हो जाता है, और यथार्थ ज्ञान के प्रदर्शन के लिए जब हम उसको वर्णन करते हैं तो वही इतिहास हो जाता है। तो हमें लगता है कि ये इतिहास आदरणीय देवेंद्र जी को याद करेगा। इतिहास जो होता है, जैसे परीक्षित गर्भ में आए और उनकी रक्षा होगी, ये इतिहास है। परंतु गर्भ में भगवान ने उनकी रक्षा की, यही पुराण है। इतिहास पुराण में किंचित अंतर है, कुछ सूक्ष्म अंतर है। जैसे साधु संत हम नाम ले लेते हैं, साधु संत लगता तो एक जैसा है, लेकिन सूक्ष्म अंतर है। साधु जो होता है उसका अपना एक वेशभूषा होता है, एक तिलक होता है, एक स्वरूप होता है, एक वस्त्र होता है, लेकिन संत के लिए कोई मान नहीं रखता। वस्त्र शस्त्र लगता है कि कहीं जैसा है, वस्त्र फेंका जाता है और शस्त्र धारण किया जाता है। वो इतिहास इनको जरूर याद करेगा। मेरी शुभकामना है कि आप इसी तरह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति निरंतर अपनी ऊंचाई और बुलंदियों को छूते रहें। बंधुओं, जब मैं पढ़ता हूँ या जब सुनता हूँ, किसी तरह से मुझे मिलता है कि जब महर्षि विश्वामित्र रहते थे, यही कलकल निनादनी गंगा अपने कलरों से सबको कुंठित करती थी। जहाँ अनेकों प्रकार के भांति भांति के वृक्ष लगे हुए थे, सदैव बसंत ऋतु छाई रहती थी। सुकहंस कलहंस पिकहंस मधुर स्वर गान करते थे। रंग बिरंग के पुष्प खिले हुए थे, भंवरे मंडरा रहे थे और सारस कलरव कर रहे थे इसी आश्रम पर जहाँ महर्षि गौतम निवास करते थे। यहाँ एक शीतल सरोवर था जिसमें रंग बिरंग के पुष्प खिले हुए थे जो देवताओं के काम में आने लगे। लेकिन जब वही इतिहास जब बदला तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि आश्रम एक दीख मगमाही खगमृग जीव जंतु तहना है। वही आश्रम जो फले फूलों वनों से विलसित हो रहे थे, जिसमें मोर नाच रहे थे, भंवरे गुंजार कर रहे थे, सारस कलरव कर रहे थे, वही आश्रम एक बार इतिहास में सुना सना। और कैसा सुना सना तो कहा खगमृग जीव जंतु तहना है। भगवान श्री राम आए तो पहले उन्होंने वृक्षों के ऊपर देखा, क्योंकि ये आश्रम फूले फलों वृक्षों से युक्त थे। तो आश्रम को देखा तो आश्रम जो था, आश्रम के वृक्षों को देखा और वृक्ष के आश्रित रहने वाले खग प्रधान होते। खग नहीं दिखाई दिया तो मृग को देखे, मृग भी नहीं दिखाई दिए तो जीव जंतु को देखना शुरू किया। इस प्रकार से आश्रम विहीन देखा और उस आश्रम को पुनः भगवान अपने चरणारविंद के रज से फूल धूसरित किया और भगवती अहिल्या का तारण किया। पुनः से उसमें बसंत ऋतु आ गई और अहिल्या जिस लोक में उनके पति रहते तो उस लोक को चली गई। मेरी एक ही शुभकामना है कि देवेंद्र जी का वर्षों का ये जो स्वप्न था आज साकार हुआ है पुस्तक के रूप में। और इनका शुरू से ही इनका तन भले दिल्ली में रहता हो लेकिन मन बक्सर में ही रहता है, मुझे लगता है। और ऐसा लगन और ऐसा ही श्रद्धा इनकी बनी रहे, यही सब शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि यदि वहाँ बरसाव मठिया में जाकर इसकी चर्चा करेंगे तो इन्हें इस उद्गम पर और जो किताबें लिखी है इसके पहले श्रीमन नारायण जी ने इस परिक्रमा के बारे में, तो वो भी इन्हें मिल जाएगा। मुझे ताजुब है कि वर्तमान ने समाहर्ता साहब ने कैसे कह दिया कि मुझे तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, बल्कि इनके पहले अभी मिल करके सारे लोग, मैं वहाँ का समिति का कन्वेनर
पंचकोशी परिक्रमा का एक ही प्रॉब्लम आता। अब आप अपने गांव में भी देखेंगे अतिक्रमण युग इतना हो गया है कि कहीं रह नहीं गया है कि कहीं लोग पंचकोशी में लोग आवे तो ठहरे। मान ले आपके यहाँ तो महाराज जी का आश्रम है, उसका उसको बात दी गई है। यहाँ गाँव में माना जा रहा है कि हनुमान जी का पुण्यनिवास उस तालाब को पूरा वहाँ के लोगों ने इस पर शासन ने बहुत प्रयास किया है, कुछ इस समय तोड़ा भी गया है। भगवान में आप लोगों ने देखा है, मेरा घर भगवान से करीब हम लोग भगवान मेला में बचपन में आते थे। काफी जगह चारों तालाब के चारों पिंड पूरे खाली थे। अब दक्षिण वाला पिंड जितने यादव लोग हैं उन लोगों ने कर लिया, अतिक्रमण कर लिया। पश्चिम वाला पिंड वो भी यादव बाबा जी सब लोग कर लिया। तो यदि इस तरह से अतिक्रमण होते रहेगा और हम लोग मात्र पुस्तक लिख करके क्षमा कीजिएगा, देशों ने अपनी रिनाउंड पुस्तक रिपब्लिक की उसने उन्होंने एक आइडियल स्टेट की कल्पना की और उसको उन्होंने कहा था कि इन माई आइडियल स्टेट there is no rooms of doctors and lawyers because of the fact that doctors corrupt the body of the people whereas lawyers corrupt the soul of the people. It was the opinion of the Plato. However, वो जमीन पर नहीं था। तो मात्र केवल लेख लिख देने से हम अपने को महान साबित कर लें, मेरी बुद्धि से वो परे। इस पर प्रैक्टिकल भी जरूरी है। मुझे माफ किया जाएगा, कुछ आगे बढ़े। चौबे जी काफी विद्वान है और मुझे आशा है कि देश ही नहीं विदेश में भी अपना नाम करेंगे और मेरा आशीर्वाद है। आज पहली बार इस मकसद की धरती पर कुछ बोलने का मौका मिला है, क्योंकि पेशागत ढंग से हम लोग देखने और सुनने का काम ज्यादा करते हैं, लिखने का काम करते हैं, बोलने का काम करते हैं। लेकिन आज जो अवसर भी मिला है वह बड़ा ही पुण्य वाला है, धार्मिक है। एक नजर में देखने पर कि पंचकोशी मेला को हम लोग केवल धर्म के नजरिए से देखते रहे हैं, धार्मिक नजरिए से देखते रहे हैं, लेकिन आज जो यह अवसर मिला है, हमको लगता है कि इस किताब के आने के बाद से एक नया नजरिया पैदा करेगा बक्सर को लेकर। पंचकोशी मेला केवल एक मेला नहीं, पंचकोशी परिक्रमा केवल एक परिक्रमा नहीं, बल्कि पूरे बिहार और हमारी जो भारतीय सभ्यता, संस्कृति और संस्कार है, उन सभी चीजों को समाहित करते हुए वह एक ऐसी देन है हमारे पूर्वजों की, हमारे ऋषि मुनियों की, जिसे हम आज भी ढूंढते आ रहे हैं और बरकरार रखते हैं। धोने की परंपरा के रूप में हम नहीं कर सकते, क्योंकि धोया हुआ चीज जाता है, इसका मन नहीं हो और हम कर रहे हैं, लेकिन इसे पूरी तन्मयता के साथ हम सभी करते हैं और इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन सारी चीजों को जानने के बाद हमारी आज की जो नई पीढ़ी है वह यह नहीं समझ पा रही थी कि हम क्या कर रहे हैं। केवल मेला में आते थे, आनंद लेते थे और चले जाते थे। 5 जगहों पर हम घूमते हैं, कहीं लिट्टी चोखा खा लेते हैं, कहीं सत्तू खा लेते हैं, बस इतना ही सबको जानती है। लेकिन इस नई पीढ़ी को इस पूरी यात्रा के बारे में विशेष रूप से परिचय कराने का यह काम
किताब करेगी। इस पुस्तक से भारतीयता क्या है, संस्कार क्या है, हमारी सामाजिक एकता क्या है, हम कैसे एक दूसरे से मिलजुल करके रहते हैं, मेले का अस्तित्व जो समाप्त होता जा रहा है उसकी जरूरत क्यों है, मेला जो आज मॉल में बदलता जा रहा है, पहले जो एक सामान मेला में मिल जाता था एक जगह पर खड़ा होकर के, वो सारे सामान आज मॉल के में, उसका नया संस्कार हम लोग देख रहे हैं कि मॉल में जा रहे हैं और वहाँ एक जगह सारा सामान ले रहे हैं। तो नाम बदले हुए हैं, लेकिन उस गाँव के लिए उस मेले की जरूरत कितनी थी, कहाँ तक हम उसको आज देख पा रहे हैं। उन मेलों के खत्म होने से जो हम लोग का जो एक अपनत्व था, जो हमारा एक जो भाईचारा था, जो हर बार को एक नया रोजगार पैदा होता था, आर्थिक रूप से भी वह मेला बहुत जरूरी था गांव की समृद्धि को लेकर के, इन सारी चीजों को इस किताब में दिखाने का काम किया है। और इससे यह किताब जहां जहां पहुंचेगी, जिस जिस इलाके में जाएगी, हम बक्सर को उच्च राष्ट्रीय पटल पर पहुंचाने में काम करेंगे। और उम्मीद है कि इस किताब से हमारी नई पीढ़ी अवगत होकर के और नए सृजन की ओर बढ़ेगी। बक्सर को एक नया अस्तित्व मिलेगा, एक नए राष्ट्रीय फलक पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसका नाम होगा। किताब के उद्घाटन में अगर इतने गणमान्य लोग हैं, इतने बच्चे लोग, इतने सभी लोग सुन रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि इस किताब की सार्थकता यहीं से प्रारंभ हो गई है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सर को विशेष धन्यवाद, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। हमको आपने सुना। बक्सर की एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक धरोहर है और इसका जो स्वरूप है वह यात्रा मेला के रूप में। वैसे तो कहा जाता है कि यह सदियों से मेला चला आ रहा है, लेकिन मैं पढ़ रहा था फ्रांसिस बुखारी की किताब, उसमें इस मेला की बहुत जमकर चर्चा हुई थी। उस समय इस मेला में यात्रा करने वाले लोग काफी संख्या में लोग हुआ करते थे। हम लोग बचपन से इस मेला के बारे में, मेला के ठीक पहले व्याख्यान का आयोजन किया जाता है और शुरुआत में इसकी जो है आयोजन पहले हरौली में, फिर चौसा में, अरियाव में, ऐसे कई लेवल पे हम लोग अलग अलग जगह पे हर साल काम करते थे। और मुझे इस बात की खुशी है कि हम सब उस टीम के हिस्सा रहे हैं, जिसमें साथ में पंकज जी है, शशांक भैया है, दीपक राय है, श्री कृष्ण चौबे जी हैं, तमाम लोग जो है कई सालों से काम कर रहे हैं। सर का हमेशा से एक मलाल था कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। जिस तरीके से बक्सर के इतिहास को, चौसा की लड़ाई हो, बक्सर का युद्ध हो, जितना ये महत्व रखता उस तरीके से हम देखें तो नेशनल हिस्ट्री में उसको स्पेस नहीं मिला। सर बार बार कहते थे कि 2-4 लाइन या कुछ पन्नों में निपटा दिया गया, ये मलाल रहा। और बक्सर के होने के नाते, खासकर के हरौली के होने के नाते, भले उनका कार्य, उनका कर्मस्थल जो है जेएनयू रहा है, लेकिन हमेशा से उनका जो दिल है बक्सर के लिए धड़कता रहा है। और इसी वजह से आप देखे होंगे कि जो हमारा बक्सर स्कॉलर्स स्कूल ऑफ हिस्ट्री वो बक्सर के नाम पे, वो प्रोफेसर जेएनयू के कई जगह कई मोर्चे पे सर काम करते हैं। लेकिन जिस जमीन पर पैदा हुए उस जमीन के लिए कुछ करना, वो सपना देखना, वो जो सोच थी देवेंद्र चौबे की आंखों में हम लोग अक्सर देखा करते थे। और इसीलिए सिर्फ यह हमारा कार्यक्रम एक कार्यक्रम नहीं हुआ करता था, बल्कि एक बड़ी प्लानिंग थी कि हम लोग इसको कैसे डॉक्यूमेंटेशन करें। और इसमें सभी साथी ने सहयोग किया, लेकिन खासकर देवेंद्र चौबे सर ने जो इनिशिएटिव लिया, और न केवल इस बात को लेकर बल्कि भी सर कई फॉरेन भी गए थे, कई जगहों पे गए थे जहाँ पे लगातार काम कर रहे थे। तो अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है कि हमारे बक्सर का कोई साथी, कोई बड़ा भाई, कोई गार्जियन इस तरीके से देश के साथ साथ हमारे बक्सर की मिट्टी को जोड़ रहा है, हरौली को जोड़ रहा है, तो अच्छा लगता है। मैं बहुत ज्यादा इसलिए नहीं कह पाऊंगा कि हम लोग खुद जुड़े रहे, बहुत सारी चीजें हम समझते रहे हैं, लेकिन इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि जो हम अक्सर चर्चा करते थे कि बक्सर का जो इतिहास रहा है, खासकर साहबाद का, चौसा का, और कई बार सर जिक्र करते थे, टेलीफोन पर जिक्र करते थे, बातचीत करते थे, गांव की पगडंडियों पर घूम के वीडियो बनाते थे, छोटे छोटे यूट्यूब का वीडियो बनाते थे, उसको हम लोगों ने आज डॉक्यूमेंटेड कर दिया है, आज पुस्तक के रूप में आ गई है। तो सच में साधुवाद जाता है देवेंद्र सर को और तमाम टीम को जो उनके साथ रहे। मैं पुस्तक नहीं पढ़ पाया हूँ क्योंकि अभी पुस्तक, और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इतने सारे बड़े बड़े विद्वान गाँव से जुड़े हुए और इस
गांव के रहने वाले मेरे बहुत सारे मतलब जिनको मैं बाबा भी कहता हूँ, चाचा भी कहता हूँ, और कई तरह से सारे समुद्रों से हम लोग सूचित करते हैं। उनके सामने कुछ लिख कर लाने का मुझे मौका मिला। और आप ये मान के चलिए कि मैं कल भी कह रहा था बहुत सारे मित्रों से कि ये किताब बक्सर की किताब है, पंचकोसी मेला मेरी किताब नहीं है। आप लोग जो देखते रहे हैं, जो सोचते रहे हैं और जिसके बारे में आप लोग बातचीत करते रहे, उसी को मैंने किसी तरह से डॉक्यूमेंटेड करने की कोशिश की है। और हम लोग जानते हैं कि जो मेले होते हैं हमारे देश में, जो मेले लगते हैं, मेला सिर्फ मिलन का केंद्र नहीं होता है। हाँ ठीक है, मिलन भी एक केंद्र होता है, लेकिन होता है कि कोई भी किताब, जिसके बारे में भी कई सारे विद्वान साथी कह रहे थे कि कोई भी किताब इसलिए होती है कि वह किताब आपके देश को, जिसने हमारे भारत देश को, भारतीय समाज को, भारत की संस्कृति को और मानव सभ्यता का जो इतिहास रहा है विकास का, उसको समझने का भी मौका देती है। तो मुझे बार बार लगा कि ये मेला सिर्फ बक्सर में नहीं लगता, ये मेला अयोध्या में भी लगता है, बनारस में भी लगता है, या उड़ीसा में भी लगता है, तमिलनाडु में भी लगता है, और हर जगह अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग कथाएं इस मेले के बारे में हैं। लेकिन बक्सर के मेले का, पंचकोसी मेले का जो सबसे बड़ा महत्व है वह यह है, यह मेला जिसके बारे में भी हमारे बड़े विद्वान मतलब नागेंद्र ओझा जी कह रहे थे, या सुरेश कांटे जी, बहुत सारे विद्वान अभी यहाँ पे विचार प्रकट कर रहे थे। इस मेले की जो सबसे बड़ी खासियत है कि जो लोक का विश्वास है, लोक की जो आस्था है, और उस लोक के साथ जो ज्ञान की परंपराएं जुड़ी हुई है। अभी खोदार माझी जी कह रहे थे कि यह गौतम ऋषि का स्थल रहा है, अहिरौली गौतम ऋषि का स्थल रहा है, नदाव नारद का रहा है, भभुवर भार्गव ऋषि का रहा है, नुवाव उदालक का रहा है, और बक्सर विश्वामित्र मुनि का केंद्र रहा है। ये सारे के सारे विद्वान इसी समय में, जैसे आज का समय है, तो एक खास तरह के मतलब ज्ञान की बातें करते थे। और कोई युद्ध विद्या के बारे में बात करता था, कोई धर्मसूत्र के बारे में बात करता था, कोई फलित ज्योतिषी के बारे में बातचीत करता था, और कोई कृषि के बारे में बात करते थे, कोई ब्रह्म विद्या के बारे में बात करता था। और मुझे बार बार लगता है कि इस क्षेत्र में ये सारे ऋषि मुनि बैठ करके एक समय में ऐसा कुछ लिख गए जिसके बारे में खोदार माझी, ओझा जी और प्रशांत शेखर, या फिर यतीन्द्र जी, या फिर हमारे बबन जी, या बहुत सारे विद्वान इसकी चर्चा कर रहे थे। उसको जानना बहुत जरूरी है। और मैं बार बार कहूँगा कि इस किताब में मैंने उन्हीं चीज़ों को डॉक्यूमेंटेड करने की कोशिश की है जो यहाँ बैठकर गौतम ऋषि ने लिखा, नारद ने लिखा इस क्षेत्र में, भभुवर में भार्गव ने लिखा, उदालक के ऋषि ने उन्नाव में लिखा, और विश्वामित्र ने बक्सर में लिखा। ये लोग सिर्फ मतलब मिलने जुलने का स्थल नहीं है, यहाँ बैठ कर के एक समय में ये विद्वानों ने बहुत किताबें लिखी है। उन किताबों को एक तरह से बारे में बताना मुझे बहुत दिलचस्पी का विषय लगता था कि ठीक है, मेला हमारे गांव का लगता है, मेरी भी दिलचस्पी इस गांव में है, लेकिन इसके बहाने कहीं ना कहीं मैं अपने देश को, अपने समाज को, और बेसिकली जो मनुष्य के संघर्ष और सभ्यता का इतिहास है, उसको मैं समझने की कोशिश कर रहा था। और पुनः मैं आप सबके प्रति बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने बहुत आत्मीय तरीके से मेले के बारे में बात किया, और मुझे भी देना चाहेंगे प्रोफेसर साहब को, जिन्होंने पुस्तक का रूप दिया, और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास NBT को, जिन्होंने उसको, इस पुस्तक को हम जनमानस, हम सबके बीच में लाने का